नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। जैसे कि हमने पिछले कई टॉपिक्स दो तीन टॉपिक्स में देखा कि बंगाल में ब्रिटिश शासन का आरंभ किस प्रकार से हुआ या ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के परिणाम हमने देखे कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना बक्सर के युद्ध का एक परिणाम था। अब बंगाल में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट में लाया गया या किस तरह से उसको प्रभावित किया। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने वहाँ जो बंगाल में अव्यवस्था हो रही थी और उस स्थिति को संभालने के लिए क्लाइव को दोबारा कंपनी का गवर्नर जनरल बना के भेजा। अब क्लाइव ने आते ही इलाहाबाद में दो संधियाँ की, पहले अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। तो ये जो दोनों संधि की गई, इसमें जो दूसरी संधि की गई मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, उसमें इस संधि में ऐसा था कि बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया जाएगा। या हम देखें कि मुगल काल में भी बंगाल में दोहरा शासन था। इसमें दोहरा शासन से तात्पर्य हमारा यह है, एक तो दीवानी शासन होता है और एक निज़ामी शासन होता है। तो दीवानी शासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि दीवानी न्याय वगैरह आता है, या लगान वसूली किस प्रकार से की जाए और दीवानी न्याय हमको प्रदान करना था। दूसरा निज़ामत शासन या निज़ामी, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना सूबे के अंदर, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और फौजदारी न्याय आता है। तो इस तरह से दो प्रकार का शासन बंगाल में मुगल काल में था और उसी को क्लाइव ने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन कायम किया और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसके साथ इलाहाबाद की संधि की। अब इलाहाबाद की संधि के अनुसार क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि के अनुसार हम देखते हैं कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस तीनों प्रांतों में दीवानी प्रशासन, लगान वसूली करना और दीवानी न्याय प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश शासन स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब लेकिन क्लाइव जानता था कि अंग्रेज बंगाल में शासन की बारीकियों को नहीं समझेंगे, इसलिए उसने ऐसे दो अधिकारियों को नियुक्त किया और वह यह भी नहीं चाहता था कि कंपनी पर अभी प्रशासन का अधिक भार पड़े। इसलिए उसने दीवानी शासन के लिए भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिसमें से दो दीवान बनाए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां को नियुक्त किया गया और बिहार के लिए राजा शिताब खां को नियुक्त किया गया। हम देखते हैं कि इसमें जब मुगल सत्ता शक्तिशाली थी तो बंगाल के नवाब के पास केवल निजामत अधिकार होते थे और दीवानी शासन मुगल सम्राट द्वारा दीवान नियुक्त करता था। तो इसी तरह का जो शासन है क्लाइव ने स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन बंगाल के सूबेदारों के मुगल शासन से जैसे ही स्वतंत्र हो गए तो बंगाल के नवाब के पास निजामत और दीवानी अधिकार दोनों आ गए थे। लेकिन अब क्लाइव ने दीवानी प्रशासन को मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया और उसने दो दीवान नियुक्त किए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भारतीय जो ब्रिटिश कंपनी पर अधिक अभी भार पड़े प्रशासन का। इसलिए उसने दो नायब दीवान को नियुक्त किया, जिसमें से मोहम्मद रज़ा खां बंगाल के लिए था और बिहार के लिए शिताब राय था। अब क्लाइव की ऐसी दोहरी नीति थी कि क्लाइव चाहता था कि दीवानी न्याय प्रदान करे कंपनी, इसी के साथ साथ वह निज़ामत पर भी अधिकार करना चाहता था। तो उसने क्या किया, निज़ामत के अधिकार जो थे ये बंगाल के जो नवाब थे उससे खरीद लिए। 53 लाख रुपए उसको वार्षिक देगा, बंगाल के नवाब को कंपनी वार्षिक देगी और इसके बदले जो निज़ामत के अधिकार थे, जैसे भारी आक्रमण से रक्षा करना, फौजदारी न्याय प्रदान करना, ये सब जो अधिकार थे उसने जो अल्पवयस्क नवाब था निज़ामुद्दौला, उससे 53 लाख रुपए में प्राप्त कर लिए। तो अब कंपनी के पास दोहरे अधिकार आ गए। कंपनी के पास पहले केवल हम देखते हैं कि केवल दीवानी अधिकार थे, लेकिन अब निज़ामत के अधिकार भी कंपनी ने पा लिए। निज़ामत में उसने जो
दोह अधिकार प्राप्त किए। अब नाम मात्र के लिए निजामत अधिकार जो थे ये नवाब के पास रह गए, लेकिन वास्तविक जो निजामत अधिकार था, जैसे रक्षा करना, फौजदारी न्याय प्रदान करना, ये सब कंपनी के पास अधिकार आ गए। तो बंगाल में अब दोनों दोहरा उसने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी थी क्लाइव ने। अब इस दोहरी शासन व्यवस्था जो स्थापित की, इसके परिणाम क्या निकले हम देखते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था के दूरगामी परिणाम निकले। बंगाल पर तो दूरगामी परिणाम निकले ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी परिणाम हुए। जैसा हम देखते हैं कि बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था का भार पूरी तरह से जनता पर पड़ा और सेना व धन पर कंपनी का अधिकार हो गया। जैसा कि हम देखते हैं कि अब पूरी सेना ब्रिटिश कंपनी की नवाब के पास रहने लगी और ना उसका जो खर्च था वह नवाब को देना था। धन कंपनी क्योंकि न्याय करती थी, दीवानी न्याय और फौजदारी न्याय दोनों कंपनी के पास आ गए थे, इसलिए धन का स्रोत भी कंपनी के पास आ गया और कंपनी का प्रजा पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था। कंपनी वास्तव में जो निजामत अधिकार जो नाम मात्र के थे या कागजों में जो निजामत अधिकार थे वो बंगाल के नवाब के पास थे, लेकिन बंगाल के नवाब ने अपने अधिकार 53 लाख रुपये में कंपनी को भेज दिए थे। तो इस तरह से जो उत्तरदायित्व था वो कंपनी का नहीं था, जबकि नवाब के पास, जो बंगाल का नवाब था, उसके पास न तो धन था और न सेना थी, फिर भी उसने प्रजा को उत्तरदायित्व उसी पर था। अब जो द्वैध शासन के परिणाम निकले उसमें बंगाल के शासन में भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया और कंपनी के जो अधिकारी थे वो मनमाना लगान वसूलने लगे। 1770 के अकाल व महामारी के समय भी लगान माफ करने की बजाय उसे कठोरता से वसूला गया। जैसे कि हम देखते हैं कि कृषकों को घर का सामान बेचकर और बच्चों को बेचकर लगान भरना पड़ा और वे कृषि भूमि से बेघर कर दिए गए। तो अब जो कृषक थे उनके पास से भूमि चली गई और भूमि चलकर किसके पास आ गई? कंपनी के पास आ गई। बंगाल में द्वैध शासन का एक परिणाम यह था कि बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लूटपाट, भ्रष्टाचार ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए और प्रजा के उत्पीड़न का काल ये रहा। के.एम. पर्णिकर जो एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा कि यह काल बंगाल में कंपनी का शासन एक डाकू शासन था। तो इस तरह से डाकू शासन इसलिए कहलाया कि कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी घूस लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया। इन सब चीज़ों से बंगाल में एक अराजकता का माहौल स्थापित हो गया और हम देखते हैं कि बंगाल आगे चलकर जो बंगाल के रास्ते से कंपनी शासन सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी थी वो पूरे ब्रिटिश भारत में फैल गया। हम देखते हैं कि भारत में दूसरी जगह भी ब्रिटिश राज्य स्थापित होने लगा था। बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं कि कंपनी के जो कर्मचारी थे रिचर्ड बेजर, उन्होंने एक पत्र लिखा 24 मई 1769 को बंगाल की सेलेक्टेड कमेटी को। उन्होंने शिकायत की इस पत्र के माध्यम से, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस अंग्रेज के पास विवेक है उसे यह सोच समझकर अवश्य दुख होगा कि कंपनी को दीवानी मिलने के समय से इस देश के लोगों की दशा पहले से बुरी हो गई है और मुझे डर है कि या इस बात का संदेह है कि यह सुंदर देश जो अत्यधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी सरकार के अधीन भी समृद्ध था, अपने विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो एक अंग्रेज अधिकारी जब अपनी जो कंपनी है उससे ये शिकायत कर सकता है तो एक भारतीय का क्या हाल रहा होगा ये आप देखें। तो अब बंगाल में एक अराजकता की स्थिति फैल गई। बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकुओं, सन्यासियों, छापामारों के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। अब एक परिणाम यह रहा कि कंपनी के भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हो गई। कंपनी ने अब अपना शासन विस्तार किया, दीवानी न्याय और दीवानी प्रशासन उसके पास था, तो उसके भू राजस्व में काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई। बंगाल में दीवानी मिलने से पहले कंपनी का जो भू राजस्व था वह करीब 8 लाख रुपए था। वहीं अब 1766-67 में यह बढ़कर 22 लाख रुपए वार्षिक हो गया। बंगाल में लगान वसूलने का काम जमींदारों से छीनकर उन्होंने स्वयं
के जो निश्चित किए गए ठेकेदार थे उनको दिया गया, और इन ठेकेदारों की जनता से कोई सहानुभूति नहीं थी और इन्होंने मनमाना लगान वसूला। तो इस तरह से देखते हैं कि बंगाल में कंपनी का भू राजस्व अत्यधिक बढ़ गया और जनता को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, या जनता एक तरह से बर्बाद हो गई। अब हम देखें कि इसका जो नेक्स्ट परिणाम था वह था कि बंगाल के वस्त्र उद्योग की समाप्ति हो गई। बंगाल में कंपनी ने अपने नियम लागू किए और हम देखते हैं कि कंपनी की ये नीति थी कि जो जुलाहे हैं वह अपना माल केवल कंपनी को ही बेच सकते थे और कच्चा माल केवल वह कंपनी से ही प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरह से जो वस्त्र उद्योग था वह एक तरह से समाप्त हो गया। वस्त्र के देसी कारीगर थे, इस वस्त्र बनाने के जो व्यवसाय था इसको छोड़कर उन्होंने सन्यासी बन गए, वे डाकू बन गए, मजदूर बन गए। तो एक वस्त्र उद्योग, बंगाल का जो समृद्ध वस्त्र उद्योग था, जुलाहे थे, वे समाप्त हो गए और उनका उत्पीड़न किया गया। और कई जुलाहों ने तो कंपनी के उत्पीड़न से बचने के लिए अपने अंगूठे तक कटवा लिए ताकि वह कंपनी के लिए वस्त्र नहीं तैयार करने पड़े। तो इस तरह से बंगाल में हम देखते हैं कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो डायर की, जिसे हम कहते हैं बंगाल में दोहरा शासन जो क्लाइव द्वारा स्थापित किया गया, वह बंगाल को एक अराजकता की स्थिति की ओर ले जाता है। थैंक यू।